आदाब। ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी के साथ वसतुल्लाह ख़ान का भी सलाम पहुँचे। आज हम एक ऐसी ट्रेजेडी की बात भी करेंगे 11:30 के बाद, जो कि रिश्ता व ज़ख्म बन गई है हमारे कौमी ज़मीर पे और वो दफन होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन पहले गज़ा जो उससे बड़ी इंसानी ट्रेजेडी है, हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अब जो हलाक शुदगान हैं, शोहदा हैं, उनकी तादाद 20,000 के हिस्से को छू रही है। थोड़ी सी कम है अभी, और सिर्फ 10% आबादी ऐसी है 23 लाख में से जो अभी तक अपनी चार दीवारी में है। 90% से चार दीवारी छिन चुकी है, यानी वो बेघर हो चुके हैं। एक आज जो ताज़ा तरीन कैजुअल्टीज़ का फिगर दिया गया है वो है 214। अब तक शहादतें हैं 214, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, लेकिन ये ऊपर हैं जो नज़र आ गए। मुतासरीन की एक बड़ी तादाद या तो मलबे तले है या रास्तों पे पड़ी हुई है। जुनूबी गज़ा में रफ़ा पे मुसलसल बमबारी हो रही है, जिसे जंग के शुरू में इसराइल ने महफूज इलाक़ा करार दे के फ़लस्तीनियों को वहाँ मुंतकिल होने की हिदायत की थी। गज़ा शहर के रिमाल इलाक़े में भी बमबारी जारी है। डॉक्टरों का कहना ये है, ख़ुसूसन डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है, उसके डॉक्टरों का कहना है कि जो ज़ख्मी आ रहे हैं वो या तो जले हुए हैं या उनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, और इनमें से जो बच भी जाएंगे वो माजूर रहेंगे। ये इस बात का ज़्यादा इम्कान है। शुमाली गज़ा का जबालिया कैंप पहले दिन से ही मुसलसल निशाने पे है। पिछले 12 घंटे में वहाँ एक बार फिर भरपूर बमबारी हुई है। बड़ी तादाद में इंसान तो मरे हैं, मवेशी भी मरे हैं। इस बार ज़ख्मियों को गधा गाड़ियों में या हाथों में लेके मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, मगर कहाँ मुंतकिल करें? ना अस्पताल बचे हैं, ना बिस्तर है, ना दवा है, ना तिब्बी आलात, ना ग़िज़ा, ना पनाह। ये तो है गज़ा की सूरत हाल। ग़रब उर्दन जो है, जिसे हम मगरबी किनारा भी कहते हैं, वहाँ यहूदी आबादकार और फ़ौजियों के हाथों मुसलसल जो कत्ल-ए-आम है वो स्लो मोशन में जारी है गज़ा की निस्बत। अब तक वहाँ 450 शहादतें हो चुकी हैं 7 अक्टूबर के बाद से। 10,000 के लगभग लोग ज़ख्मी हैं। तकरीबन 5,000 नौजवान और बच्चे इसराइल की क़ैद में हैं। 7 अक्टूबर से पहले 8,000 कैदी थे, लेकिन 5,000 का उनमें अब तक मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। गज़ा में फ़ज़ाई क़यामत बरस रही है तो ग़रब उर्दन में इसराइली फ़ौजी निशानची फ़लस्तीनियों का शिकार कर रहे हैं। बिलख़ुसूस जनीन कैंप का नाम आपने बारहा सुना होगा ख़बरों में। वहाँ मुसलसल ऑपरेशन जारी है, और औसतन सिर्फ जनीन का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा सा है और उसमें आबादी बिल्कुल ठुसी हुई है। औसतन वहाँ रोज़ाना 10 फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइली गोलियों का निशाना बन रहे हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि आज भी ठीक ठाक बमबारी हुई है, और रफ़ा का जो इलाका है जो मिस्र के बॉर्डर के साथ है वो निशाना था। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि इज़राइल को पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा कोशिशें हो रही हैं एक फायरबंदी के एक करारदाद की। उससे पहले वो यूजुअली तेज़ी में आता है। पिछली बार भी हमने देखा कि जब बातचीत चल रही थी, हाँ, तो वो कहते हैं कि जैसे बस लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जितना नुकसान कर सकते हो तो करो। अब ये जो लेटेस्ट कोशिश है सलामती काउंसिल में करारदाद की, ये एक्चुअली कल होनी थी टेबल, यानी कि पीर को, लेकिन लास्ट मिनट पे उसे पोस्टपोन किया गया क्योंकि अब अमेरिका को ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत तनाव हो चुका हूँ। बरतानिया ने भी अब्सटेन किया था जो पिछला वोट था दो हफ्ते पहले। तो वहाँ से ख़बरें जो आ रही हैं वो ये कि जी के जो करारदाद है उसका जो मतन है उसमें अल्फाज पे बहस मुबाहिसा चल रहा है, और अमेरिका के कहने पे कि जी अभी इसको तेज़ी में ना लाएं ताकि हम वीटो ना करना पड़े, गुंजाइश निकालते हैं ताकि हम इसको इस्तीफ़ा पास कर लें। और वो लैंग्वेज में देखें, अल्फाज का क्या है लैंग्वेज का। देखें अभी जो आखिरी जो आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है,
वो ये कह रहे हैं कि जी कि आप बात कर लें सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है तो अल्फाज का हेर फेर, ठीक है, सारा सब कुछ हेर फेर है यार। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कह रहे हैं कि जी फायर बंदी हो, ताकि ये जो इमदाद इतनी रुकी हुई है, हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं, वो अंदर जा सकें, जो कुछ लोग बच सकते हैं। इसकी बात है ना, सॉरी तुम, ये अभी EU के एक MP वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आयरलैंड से ताल्लुक है उनका। गजा पहुँचे? नहीं, वहाँ रफा क्रॉसिंग मिस्र की साइड पर। वो कह रहे हैं कि यार क्लियर है कि यहाँ पर मतलब लिटरली मतलब मिलियंस की तादाद में रिलीफ कोड्स है, और इजराइल इनको जाने नहीं दे रही क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही मर जाएं किसी तरह, खामोशी से, लेकिन ज़्यादा शोर मत मचाएं आप। तो अब ये रेजोल्यूशन जो है ये न्यूयॉर्क में मंगल की सुबह को मेरा ख्याल से चंद घंटों बाद ये पेश होने वाला है, और हम ये जानते हैं कि UN में बहुत मूड चेंज हुआ है। हमारा सिनिसिज्म अपनी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमने ये देखा कि जो पिछला वोट था उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, पोलैंड, इन ममालिक ने अपनी पोजीशन चेंज की। जब ये शुरू हुआ है कॉन्फ्लिक्ट तो सारे इसराइल के साथ खड़े हुए थे, लेकिन इंक्रीजिंगली अब बरतानिया से भी आवाज़ें आ रही हैं, उनके रिटायर्ड डिप्लोमेट्स की, सीनियर कमांडर्स की, कि ये आपकी जो है मॉरली ये पोजीशन आप सस्टेन नहीं कर सकते, ना ही ये आपके मफाद में है, मुल्क की मफाद में है कि आप इस तरह अंधी आप हिमायत दें इसराइल को, जब इतने सारे लोग जो है वो टारगेट हो रहे हों। तो मेरा ख्याल है कि इस पर ज़ाहिर नज़र रखेंगे, देखते हैं इस दफ़ा कोई ब्रेक थ्रू होता है या एक मरतबा फिर अमेरिका अपनी डिटाई दिखाते हुए इसको वीटो। मेरा तो ख्याल है कि वीटो करेंगे इसलिए क्योंकि कल वो उनका जो है लॉयड ऑस्टिन शायद नाम है उनका, सेक्रेटरी डिफेंस है, वो जो रीजन में फिर रहे हैं, सियाह फार्म है, यहाँ तक उसके मेडल्स हैं, तो वो खड़े हुए हैं। तो इजरायली तर्जुमान से ज़्यादा इजराइल की तर्जुमानी ये कर रहे थे, और उनका ये था कि जी हम हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इजराइल के साथ, कुछ भी हो जाए, और इसके साथ साथ हम इजराइल पर मजीद दबाव डालेंगे कि यार ये जो इमदाद आने दो, नहीं इमदाद नहीं, कि शहरियों का ख्याल रखो, इस तरह अच्छा नहीं है, ऐसे ना। लेकिन देखो इतनी ब्लेटेंट हिपोक्रेसी, मतलब बड़ी हिपोक्रेसी देखी है। अच्छा, ये वही साहब है, जब यूक्रेन की बात आती है तो यूक्रेन और वॉर क्राइम जो है रशिया के, वो एक ही लफ्ज में, कौन सा यूक्रेन भाई, कौन सा यूक्रेन नाम सुना इनके लिए तो यूक्रेन बहुत जमाने में नाम सुना था मैंने, इनके लिए जो है वॉर क्राइम सिर्फ वहां पे होता है जो रशिया करता है, इधर जो है वो इस नहीं, इधर तो नहीं। वैसे आपने पता होगा यही ना, आपने क्या क्या मुनाफकत कर रहा है अमेरिका? जी प्लीज ऐसे तो ना करो। मुनाफकत कहाँ कर रहा है, सीना ठोक के कह रहा है। ये यू राइट अबाउट दैट, सही है, माय बैड। मुनाफकत तो हमारे अरब भाई। हाँ अच्छा, अरब भाइयों की आपने बात की, यह बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इस वक्त किसी ने थोड़ा सा धचका दिया है, हाँ, पूरी दुनिया में, और चले पूरी दुनिया को छोड़ो, सिर्फ अरब ममालिक की बात करते हैं, वो कौन है? यमन के हूसी तंजीम अंसार अल्लाह, टू बी स्पेसिफिक। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, मुझे याद है कि मेरे ख्याल है कि कुछ हफ्ते हुए थे 7 अक्टूबर के बाद, तो ट्विटर पर अंसार अल्लाह के जो तर्जुमान है या उनका जो भी अकाउंट है ऑफिशियल, उस पर एक लफ्ज आता है और वो है जिम, ZIM, जिम। अब सब लोग समझने लगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये वो इजरायली शिपिंग कंपनी है, इजराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, ग्लोबल शिपिंग कंपनी, जिसको पहले निशाना बनाया गया अंसार अल्लाह की तरफ से। अच्छा, निशाना कैसे बनाया गया, थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफिया को आपको समझना पड़ेगा। अगर जरा मैप हम दिखाएं रेड सी का, एक तरफ है ये देखें, अब एक तरफ है एरिट्रिया उल्टे हाथ पर, दूसरी तरफ है यमन, और ये जो बिल्कुल एक तंग सा आपको एरिया नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं बाबल मंदब, राइट, द बाबल मंदब स्ट्रेट्स। ये है तकरीबन आप समझे 20 किलोमीटर की चौड़ाई है, मतलब आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक देख सकते हो, राइट। और यहां पर है यमन। तो हुआ क्या कि वहां से पहले इजरायली शिपिंग कंपनी पर हमला किया, मैं उस पर पहुंच भी गए, ड्रोन्स इस्तेमाल किए, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल किए, और अब तकरीबन 12 से ज्यादा किश्तियों पर हमला हुआ है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, किश्तियों पे नहीं, जहाजों पे कार्गो शिप्स पे हर साल 17,000 कार्गो शिप्स यहां से गुजरती हैं। 12% पूरी ग्लोबल ट्रेड बाबल मंदब से गुजरती है, और उससे पहले फिर जाहिर सुएज कनाल से। तो हुआ क्या, पहले मैं जिम से स्टार्ट करता हूं। जिम का जो ट्रांसपोर्ट फी है ना एक कंटेनर की, पहले होती थी $100,
उन्होंने बढ़ाकर $400 कर दी। क्यों? क्योंकि अब आपको घूम के आना है, आप सुएज कनाल को नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो जरा दिखाएं कि अब क्या रूट है वो जो अफ्रीका वाला, वहां से आपको गुजरना होगा पूरा। ये देखें, पहले आप गुजर रहे थे मिस्र से, तो वास्को डी गामा वाला रूट है, और अब आपने पूरा घूम के जाना है। मतलब कि आपका रिस्क प्रीमियम भी बढ़ गया और आपका कॉस्ट भी बढ़ गया। इस वक्त ताइवान की जो एवरग्रीन शिपिंग है, 6th लार्जेस्ट शिपिंग फर्म, उन्होंने कहा है कि जी हम रेड सी से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि आपको हर शिप को हिट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक शिप को हिट किया ना, बाकी सब कहेंगे कि नहीं सर थैंक यू। कुल 12 कंपनियां हैं जिन्होंने सस्पेंड किया है। अच्छा, और वो जो 12 कंपनियां हैं, दैट इज 60% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रेड, जिन आप 12 कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब जाहिर है जैसे अभी भी बात कर रहे थे ना, सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, तो वो तो बातें, लेकिन जाहिर है कि अगर आप ग्लोबल ट्रेड को हाथ लगाएंगे तो फिर एकदम सब खड़े हो जाते हैं कि सर ऐसा हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने एक 10 मुल्की कोalition खड़ी की है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी शील्ड, और बड़े मजेदार ममालिक हैं उसमें। इंग्लैंड है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेशेल्स, अमेरिका, और एक अरब मुल्क है उसके अंदर जिसका नाम है बहरीन। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने बार बार कहा है कि जी देखें, हूथियों के साथ पंगा भाई मत लेना, और उसकी भी एक बहुत मजेदार वजह है। एक वक्फा लेते हैं फिर बताते हैं। वेलकम बैक। और अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो रेड सी में सिचुएशन है, रेड सी में सिचुएशन है कि 10 मुल्क एक तरफ आ गए हैं, लेकिन कोई भी जो रेड सी के बराबर जो मुल्क है उसने कहा कि सर हमें आप इससे दूर रखें। इतलात के मुताबिक इजराइल भारत पर भी दबाव डाल रहा है कि जी आप शामिल हो, अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं मिला। और कुछ खबरें ये भी कह रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा कि आप भी इसमें शिरकत करें, और हमने कहा कि नहीं सर बहुत मेहरबानी, माफ कर दो यार, ठीक है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि हमने कहा है कि यार यमन में हमने पंगा नहीं लेना। आपको याद है कि जब 2015 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक बहुत बड़ी कोalition बनाई थी और उसको कहा था ऑपरेशन रिस्टोरिंग होप, और रिस्टोरिंग होप का मतलब यह है कि बस हमने बमबारी करनी है। तकरीबन 5 साल तक बमबारी जारी रही। हाँ, और हूथियों का तो जाहिर है कुछ नहीं आप कर सके, आप अभी भी देख सकते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। ये वही है ना, सिविलियंस बहुत मरे, हाँ? जिसको राहिल शरीफ साहब ने हेड किया, ये अभी भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, वही है ना, यार आई डोंट नो कि वो ये कोalition है या वो यही है जो 41 सऊदी लेड कोalition, वो एक अलग कोalition है जिसका कभी कुछ बना ही नहीं। वो अलमारी में, दिस इज ऑपरेशन प्रोटेक्ट, दिस वाज एम्ड एट fighting in Yemen. Yeah. Anyway, वो उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट टेक्निकलिटी नहीं, the coalition was created. That was the 40 member, यार वो इस्लामिक तुम ये तो मुकम्मल कर लो। मैं ये मुकम्मल कर रहा हूँ। तो हाँ, तो क्या हुआ, चेंज कब आया? चेंज आया 2021 में, जब हूथियों ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की कि वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए रियाज को और सऊदी ऑयल जायंट अरामको को हिट करें। अच्छा, दमाम मुत्तहिदा अरब इमारत को होश कब आई? जब अबू धाबी पर हमले होने शुरू हो गए, राइट। और एक दफा मुझे याद है कि इजरायली सदर प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग अबू धाबी का दौरा कर रहे थे, और हूथियों और वहां पर एक हूसी स्ट्राइक हुई, तो यूएई और सऊदी अरब का वहां पर एक फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि यार हमारे से अब ये नहीं हो रहा, इन पर जितने भी बम गिराओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। तो इसलिए दिस टाइम यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर सिटिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो है जो हूसियों ने किया। हाँ, अच्छा, आपने कहा कि हूसी जो हैं वो ज़ाहिर है हमास की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं, उससे ज़ाहिर यकजहती के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा, दूसरी जानिब जो जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह है, वो भी फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती में, उसने कोई इस वक्त तकरीबन 1.5 इसराइली डिवीज़न जो है वो इंगेज कर रखा है, टक वाली जो जंग है उससे। अच्छा, ये 7 अक्टूबर से यहाँ एक और तरह की जंग जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो है जो इस वक्त हो रहा है, ये वॉर ऑफ अट्रिशन कहेंगे, वॉर ऑफ अट्रिशन कैसे? अच्छा, तो ये किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है, और इस अमेरिका ने पेशबीनी के तौर पे 7 अक्टूबर से ही जो 6th फ्लीट है वो वहाँ ला के खड़ा कर दिया था कोस्ट पे लबनान के, कि फ़र्ज़ करें कि अगर ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू कूदता है तो उनका बंदोबस्त हो सके।
अच्छा, इसके नतीजे में, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं ले लेंगे जी वो उन्होंने 2 गोलियां चलाई तो इन्होंने एक रॉकेट फेंक दिया, ऐसा नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अब तक 80,000 से ज़्यादा जो इसराइली हैं नॉर्दर्न पट्टी में वो पीछे आ गए हैं, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और दूसरी तरफ साउथ लेबनान में तकरीबन 2.25 लाख शहरी अपने घरों से छोड़ के जो हैं वो पीछे हटने में मजबूर हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं पता कि कब ड्रोन अटैक हो जाए। अच्छा, अब तक 100 से ज़ायद शहरी लेबनान के और हिजबुल्लाह छापा मार और 2 लेबनानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। कहा जाता है कि इसराइली तायद से, ईरान की तायद से सॉरी, हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक जो हम आहंगी मौजूद है, तो उसके तहत अब हमास जो है वो साउथ लेबनान में भर्ती का मरकज़ उसने खोल लिया जी। अच्छा, उसकी वजह से हिजबुल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी लेबनानी हैं जिसमें क्रिश्चियन पार्टियां शामिल हैं, दुरूज़ हैं और इवन सुन्नी भी, उनको बड़ी टेंशन है। अच्छा, वो टेंशन जो है वो खामखा की नहीं है। आपको याद होगा 70s में जिस तरह की वहाँ सिविल वॉर हुई है और उसमें लाखों लोग मरे हैं, वो उनकी आंखों में दौड़ जाती है। फिर 1982 में जो उनके साथ हुआ है कि एरियल शरोन की जो फ़ौजें थी वो बैरूत को उन्होंने मुहासरा कर लिया था और हज़ारों लोग मरे थे, और साबरा और शतीला भी आपको याद होगा, वो भी 1982 जब रेगन ने रोका था। लिहाजा वो जो बाकी हैं वो इस एडवेंचर में नहीं शामिल होना चाहती जो हिजबुल्लाह उनके ख्याल में कर रही है। और जो हाल है इस वक्त लेबनान। अच्छा, 2006 में आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जून और जुलाई में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी 1.5 महीने तक, और उसमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी तंजीम भी है जो इसराइल को मुंह दे सकती है। और उसके बाद 2011 में एक अपॉर्चुनिटी आई हिजबुल्लाह के पास, जब शाम में सिविल वॉर शुरू हुई तो बशारुल असद की जो मदद की हिजबुल्लाह ने और ईरान ने, तो उससे जो उसका जो एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ी। तो अब वो जो है एक जिसे कहते हैं ना बैटल हार्डन आर्मी अपने तौर पे वो बन चुकी है। इसीलिए इसराइल जो है वो 5 बार सोचता है कि यार एक ऐसे वक्त जबकि मैं गज़ा में मसरूफ़ हूँ और ग़रब उर्दन में मसरूफ़ हूँ, एक तीसरा महाज और वो भी हिजबुल्लाह जैसे जो गोरीले हैं उनके ख़िलाफ़ खोलना जो है अक्लमंदी की निशानी नहीं है। नहीं, लेकिन पता है एक और मसला है कि वो मुसलसल छेड़ भी रहे हैं, मुसलसल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और आपको याद है कि जो स्टेटमेंट जो स्पीच आई थी हिजबुल्लाह के कमांडर की, हाँ, उन्होंने यही कहा था कि आप हमें प्रोवोक करेंगे, हसन नसरुल्लाह जी, आप हमें प्रोवोक करेंगे तो हम हिट करेंगे। अभी एक जनाजा हो रहा था हिजबुल्लाह फाइटर का, वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुई, जिसके जवाब में फिर हिजबुल्लाह ने वहाँ पर भी अटैक्स किए। मसला अब इनका ये है कि अगर हमास के साथ इनको ये टफ टाइम हो रहा है तो हिजबुल्लाह तो उसके 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर आप नेतन्याहू के बयान देखें कि इसराइल के अंदर उस पर बहुत तनकीद हो रही है, और वो किसी ने कहा कि जी वो जंग नहीं लड़ रहा, वो अपने इलेक्शन की मुहिम लड़ रहा है, और उसके लिए ये कि जितना वो इसको तूल दे सकता है, जितना फैला सकता है, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। हालांकि मैं जितना देख रहा हूँ इजरायली मीडिया में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, ये जो किडनैप्ड हुए हैं इनके लोग, उनकी फैमिलीज़ में, वो सब इसको ब्लेम कर रहे हैं कि सबसे पहली आपकी नाअहली के 7 अक्टूबर क्यों हुआ, और उसके बाद से जो आप कर रहे हो, उसके बाद हम दुनिया की हमदर्दी हमसे ख़त्म हो रही है, फिर आप इसको लपेटने की बजाय आप नए महाज खोलते जा रहे हो। तो मतलब ये बड़ी एक हैरत की बात है कि एक बंदा कैसे पूरे रीजन को एक मच्छर पूरे पूरे रीजन को वो जो है ना यार, और अपने जाती सियासी मफाद के लिए, I mean, let's also factor that in ना। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना यार कि इस वक्त जो अमेरिकन और जो EU के जो नेवल एसेट्स और एयर एसेट्स डिप्लॉयड है वहां पर, अगर ये शुरू होता है तो वो चाहे या ना चाहे उसको एक इनमें शामिल होना होगा। तो नेतन्याहू की कैलकुलेशन में ये भी है, यही है कि ये अमेरिका वैसे थोड़ा बहुत अगर बंद दरवाजों के पीछे हल्की सी डांट डपट कर भी रहा है, ये हमें तना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्टेक्स इतने ज्यादा हैं। आगे इलेक्शन भी आ रहा है बाइडेन साहब का, वो भी खुल के नहीं बोल पा रहे। सो ये मिस कैलकुलेशन, यानी वो एक शेर पे बैठा हुआ है, उतर नहीं सकता। चढ़ तो जाएंगे उस पर, उतरेंगे कैसे? उसकी सिचुएशन इस वक्त है, ऐसा ही है। वक्फा ले लें भाई। शायद आपको याद हो कि लगभग 8 बरस पहले कसूर जो लाहौर के मज़ाफ़ात में ज़िला है,
वहाँ से मुतवातिर ख़बरें आना शुरू हुई कि कोई 20-25 अफराद का एक गिरोह है जो पिछले कई बरस से मकामी बच्चों को जिनसी तौर पे ब्लैकमेल करके उनकी उरियाँ वीडियोस बनाने का कारोबार कर रहा है। 400 से ज़ायद वीडियो क्लिप्स का पता चला, जिनमें से 300 के लगभग सिर्फ एक इलाके यानी हुसैन खानवाला से बताए जाते थे। पुलिस ने शोर मचने पे पकड़ धकड़ शुरू की, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। उसने 2016 में 17 मुलज़िमों के ख़िलाफ़ बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और इस सिलसिले में जो मददगार थे उनका चालान इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 19 बच्चों की निशानदही की। पंजाब फोरेंसिक लैब जो लाहौर में है उसकी रिपोर्ट के साथ 50 वीडियो क्लिप्स और 70 से ज़ायद तस्वीर भी मुंसलिक की गई। 2 साल तक मुकदमा चला। मरकज़ी मुलज़िम हसीम आमिर समेत 3 अफराद को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने कसूर वीडियो सेक्स स्कैंडल के तीनों मरकज़ी मुलज़िमों की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें अदम सबूत की बुनियाद पे या कमज़ोर सबूतों की बुनियाद पे बरी कर दिया। जब 2018 में ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था, तब भी जो मुतासरीन थे यकीन नहीं था कि उनके साथ इंसाफ होगा। मुतालबा तो हमारा यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा तो फ्यूचर तबाह हो गया, हमारी तो सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। तो इसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला और हमारे 17 में से 7 मुलज़म हैं जो अभी तक बेल पे रिहा हो चुके हैं, जो हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें डरा रहे हैं कि अगर आप आइंदा आप गेट्स पे आओगे तो हम आपको मार देंगे, और हम पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कि हम अपील करते हैं, जितने भी अदारे हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। आपने देखा जो विक्टिम है उसने प्ले कार्ड के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा है और वो खौफज़दा है। 2018 की थी। 2018 के बाद आता है 2022, यानी 4 साल का वक्फा है। गुज़िश्ता बरस हमने इस केस के एक मुतासिर से बात की, इसी लड़के से। इस वक्त ये जो है इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी और उसने अपनी जो मौजूदा ज़िंदगी है उसकी एक झलक दिखाई। सबसे पहले देखें कि एक ज़्यादती होती है कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, दूसरी ज़्यादती ये हुई कि हमें इंसाफ ना मिला, तीसरी ज़्यादती हमारे मुलज़म अब रिहा हो गए हैं। अब वो गाँव के चौक चौराहों पे आते हैं, हमें धमकाते हैं कि अगर दोबारा गाँव में नज़र आए तो आपको जान से मार देंगे। हम पर झूठी FIR करवा रहे हैं। इवन कि अब तो उन्होंने हम पर कुछ 76 करोड़ के हर्जाने के केस फाइल कर दिए हैं कि हमें आप लोग 76 करोड़ रुपए दें, आपने हम पर केसेस किए थे। हम वो बदनसीब हैं जो ना तो शक्ल दिखा सकते हैं, ना अपना नाम बता सकते हैं। हम पता नहीं हम ज़िंदा क्यों हैं। मैं तो कभी ये सोचता हूँ कि हम ज़िंदा क्यों हैं इस माशरे में। ये जो माशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता, जो माशरा आज भी हमें टोंट करता है, पता नहीं हम इस माशरे में क्यों जिंदा हैं। डॉन लाहौर ब्यूरो के नामा निगार राना बिलाल ने इस मामले के अदालती पहलुओं पे बराबर नज़र रखी। राना साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या आपको भी हैरत है तीनों मरकज़ी मुलज़िमों के बरी होने पे, या इस ड्रामे का अदालती इख्तिताम हस्बे तवक्को है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि सबसे अहम पॉइंट इस फैसले में ये आया, जो इस मुकदमे का मुद्दई था वो बैकआउट कर गया। उसने अपनी स्टेटमेंट दी अपने वकील के जरिए कि अगर इन तीनों जो मरकजी मुल्ज़मान हैं या मुजरमान हैं, इनको अगर बरी कर दिया जाता है तो उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। तो सबसे पहला जो शख्स जिस मुद्दई था, जो केस बनाने वाला था, वही बैकआउट कर गया। उसी ने ही कोई एतराज़ नहीं किया। तो जिस बिना पर अदालत ने एक ठोस ये जवाब दिया और तमाम जो मरकजी किरदार थे इस अफसोसनाक वाक़ये के, उन्हें बरी कर दिया। और दूसरा, कोर्ट की जानिब से बड़े सीरियस क्वेश्चन पुट किए गए हैं प्रोसिक्यूशन पे कि एक तो जो FIR का अंदराज था, ये वाक़या 2015 में रिपोर्ट हुआ था और इस FIR जो दर्ज हुई थी वो 2017 के मिड में जाके हुई है, यानी कि 2.5 साल का डिले है
एक FIR के अंदराज में भी। और उससे अहम बात भी ये है कि कंप्लेनेंट ने जब ट्रायल कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने खुद वाकया नहीं देखा, अलबत्ता उन्हें एक वीडियो दिखाई गई है और वीडियो देखने के बाद भी 4 दिन के वक्फे के बाद उन्होंने FIR लॉन्च की। ये टेक्निकल चीजें गुनाह पर अदालत भी देखती है कि प्रोसिक्यूशन के एंड पे क्या फ्लॉज हैं, क्या कमी कोताही रह गई है, जिसकी वजह से ये FIR में भी डिले आ गया और मामला शकूक व शुबहात पे चला गया। दूसरे एक अहम विटनेस थे मेडिकल ऑफिसर जो कि ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपनी कोई ओपिनियन वहां पर नहीं दी थी कि ये बच्चों के साथ रेप हुआ है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कंप्लेनेंट साइड है उन्होंने कोई ऐसा चुने प्रूफ भी फराहम नहीं किए कि उनके जो बच्चे हैं उनके साथ ये रेप कमिट हुआ है। तो बुनियादी तौर पर ये इस FIR में 6 नॉमिनेट किए गए थे लोग जिन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बच्चों के साथ रेप करके उनसे भत्ता भी वसूल करते रहे हैं और वीडियो दिखा कर बार बार उनसे रेप करते रहे हैं। तो 3 जो मुल्ज़मान थे वो तो लाहौर की ATC कोर्ट ने जब ट्रायल कंप्लीट हुआ तब ही बरी कर दिए थे। अब हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर सेम मुकदमे में 3 लोग सेम सबूतों पे बरी हो रहे हैं तो बाकी 3 लोगों को सजा कैसे होगी। तो प्रोसिक्यूशन इस पर भी कोई खातर ख्वाह हाई कोर्ट को मुतमिन नहीं कर सकी। तो ये कुछ चेन थी जिसकी बुना पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो शकूक व शुबहात से भरपूर है, इसलिए जो शक का फायदा है मुल्ज़मान को दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेनेंट बैकआउट कर गया और उसने अपने वकील के जरिए कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि अगर इन तीनों प्रिंसिपल अक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है तो उसे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हो। अच्छा, कंप्लेनेंट बैक आउट कर गया, ये है कि जुमला आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस पाकिस्तान में कंप्लेनेंट अल्लाह के नाम पे क्यों माफ़ कर देता है अपने ही बेटे के कातिल को और अपनी ही बेटी के रेपिस्ट को, और अदालत जो है वो इतनी मासूम बन जाती है कि बजाय इसके कि वो अलहदा से छानबीन करे कि पीछे क्या कहानी है इस माफ़ी के, वो फेस वैल्यू पे लेती है और वो कहती है जी जब कंप्लेनेंट ही नहीं है तो हम क्या करें। अच्छा, दूसरा पहलू मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आप चूँकि अदालत से मुंसलिक हैं, कि जब कंप्लेनेंट बैकआउट हो जाए और फिर स्टेट को भी पता हो कि पीछे क्या कहानी है, तो स्टेट क्या मुद्दई नहीं बन सकती या कोई मसला है? देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेक्शन है, टेररिज्म सेक्शन है 780A जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज होता है, उसमें ये बात दर्ज है कि अगर कंप्लेनेंट बैकआउट करता है तो स्टेट जो है वो कंप्लेनेंट का रोल प्ले करके जो केस है उसको लेके आगे चलती है। अब जो ट्रायल कोर्ट की हद तक था वहां पर तो कंप्लेनेंट ने बैकआउट नहीं किया, वहां पर पूरा उन्होंने खुद भी पेश हुए और अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कराई, अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराया, वहां पर तो सजा हो गई। उसके बाद जो एक दफा मामला फिर हाई कोर्ट में आया था और हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था ये केस वापस ATC को कि इस केस को दोबारा सुना जाए। ATC ने इस केस को दोबारा सुन के दोबारा यही फैसला बरकरार रखा था, जिसके बाद जो कन्विक्टेड तीनों लोग हैं ये हाई कोर्ट इन्होंने अपील फाइल की थी। यहाँ पर जो है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोर्ट को या जजेस को ये भी देखना चाहिए कि एक बंदा अगर ट्रायल कोर्ट से एक मुल्ज़िम को सजा करवा रहा है तो वो अगले फोरम पर आकर बैकआउट कर रहे हैं, इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या रीजन हो सकती हैं, या कोई प्रेशर है या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक जितना अदालतों पे बोझ है केसेस का, जितना प्रेस हुई है केसेस बर्डन है, उस वजह से शायद कोर्ट्स जिस तरह डिस्पोज ऑफ करती जा रही हैं केसेस को, तो अगर हर केस के बैकग्राउंड में जाके ये चीज़ें प्रूव करना शुरू कर दे तो 1 या 2 या 3 केसेस में ही बड़े टाइम लग जाएगा प्रूव करते हुए। तो शायद इसलिए कोर्ट जो है वो बेहतर यही समझती है कि कंप्लेनेंट अगर खुद ही इसमें बैकआउट करना चाह रहा है, इसको प्रोसीड नहीं करना चाह रहा, तो उसमें फर्दर क्या किया जा सकता है। तो शायद इस नजरिए से भी जो है वो इस तरह मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। सबकी जान छूट जाती है, पुलिस की जान छूट जाती है, अदालत की जान छूट जाती है, वर्षा की जान छूट जाती है। इस केस में यार इतनी लेयर्स है ना, क्योंकि ये मतलब कहा जाता है 300-400, कुछ मैंने इनमें से देखे हैं वीडियोस,
मुझे याद है जब 2015 बिलाल, थैंक यू सो मच। 2015-2016 में मुझे याद, राना सनाउल्लाह ने इसको डिसमिस किया था कि ये तो ज़मीन का तनाज़ा है। अच्छा, ज़मीन का तनाज़ा भी था, ये मत भूलें, क्योंकि जैसे भी किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आपको पता है ग्रुपिंग होती है, मुखालफिन होते हैं, तो बिल्कुल एक बंदे का ज़मीन का तनाज़ा था इनके साथ, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो ये काम भी कर रहे हैं, तो फिर उसने ये मुहिम चलाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब 7-8 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए ना, कब तक सस्टेन? मैं इस केस की बात नहीं कर रहा या किसी और की नहीं यार, ये वो समाज है कि मैंने सुना है कि एक बंदा जो मर रहा था वो मरते मरते भी अपने दुश्मनों के नाम जो है FIR में लिखवा गया, पर्चे में, बयान में अपने लिखवा गया, आखिरी बयान में, ताकि वो तो मर जाए लेकिन जो इसके शरीके हैं वो फांसी चढ़ जाए, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं था उस केस से। इस लेवल तक लोग जाते हैं, मरते दम तक वो झूठ बोलते हैं और इंतकाम में सुलगते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो केस है ये हो सकता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो, है। वक्फा ले लें, ये कंटिन्यू है मौजू, फिलहाल वक्फा ले लें। जी, तो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कसूर के जिनसी स्कैंडल का, जिसमें बच्चों को मुबैना तौर पर रेप किया गया था, उनकी वीडियोस बनाई गई थी। पूरा ये एक पोर्नोग्राफी का एक रैकेट था जो इंटरनेशनल था, इसमें बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड थे। पिछले हफ्ते खबर आई कि इसके जो 3 मुल्ज़मान थे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिया। जब भी इस तरह होता है तो गम गुस्सा होता है। अब जैसे हमें भी लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, क्योंकि उमूमन जब ये इस तरह की खबरें आती हैं तो हम कहते हैं कि जी सज़ा मिलनी चाहिए, चौक पर फांसी दे दें, मिसाल बनाएं, इबरतनाक सज़ा दें। लेकिन हमने बार बार देखा है कि मुल्ज़मान छूट जाते हैं। अब इस पूरी डिबेट का एक और जो पहलू है, जो प्योरली लीगल और कानूनी पहलू है, कि क्यों हमारे यहाँ वो मुल्ज़मान जिन पे हमें गम गुस्सा होता है और हम समझते हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, ये बरी हो जाते हैं। उस पर ज़रा सा कमेंट लेने के लिए मैंने लाहौर में बात की असद जमाल से। वो लॉयर हैं और इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस पहले भी टैकल करते रहे हैं, उन पे ख़ुद पे भी क्रिटिसिज्म होता रहा है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो बरियत हो गई 3 मुल्ज़मान की, आपने कोर्ट ऑर्डर भी देखा है, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, पब्लिक एंगर या पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो तो जस्टिफाइड होता है एक सतह पर। आउटरेज जो है उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसको अंडरमाइन हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मस्बत साइड के साथ साथ मनफी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हमारे जैसे मुआशरों में इसका मनफी असर अक्सर पड़ता है। मेरा अपना तजर्बा ये है कि जब फ़ौजदारी निज़ाम में कोई वाक़या होता है, उसमें कोई केस आता है और ऐसा केस जिसके पीछे बहुत ज़्यादा पब्लिक एंगर हो, पब्लिक आउटरेज हो, तो हमारे यहाँ सरकार और प्रोसिक्यूशन जो है वो दबाव में आ जाती है, पुलिस दबाव में आ जाती है। और चूँकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है और अपनी एग्जिस्टेंस को फ़ौरन जस्टिफाई करना होता है, तो वो झूठे केसेस बनाते हैं। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा होती है। इसको ख़त्म करने के लिए मेरा ख़्याल है 2-3 अहम इक़दामात करने एक लंबे दौरानिए पर मुहित ज़रूरी हैं। और वो लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं, वो प्रोसिक्यूशन सर्विस की अच्छी ट्रेनिंग जो है वो एथिकल बेसिस पर वो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अदालत में केस ही वो लेके जाएं जो बुनियादी उसूल हैं फ़ौजदारी निज़ाम के, जो क्रिमिनल लॉ के बुनियादी उसूल हैं, उन पर पूरा उतरते हों वो केसेस, और ट्रायल कोर्ट अंडर प्रेशर ना हो। हुकूमत जो है उसको यकीनी बनाना होगा, रियासत को यकीनी बनाना होगा कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे। वो कल्चर डेवलप करना होगा। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये बेहतरी नहीं आ सकती। पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की एथिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उनकी इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मैस मीडिया की, टेलीविज़न की, अखबारों की जो ज़िम्मेदारी है वो इस सूरत हाल में बढ़ जाती है, स्पेशली जब पब्लिक एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो, उसका प्रेशर हो हुकूमत पर।
सियासी हलकों पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाए, तो ये ज़रूरी है कि सहाफ़ी जो हैं वो अपने आप को ट्रेन करें और समझें कि निज़ाम फ़ौजदारी में कौन से उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का क्या मतलब है, उसको कैसे लोगों को कन्वे किया जाए। जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर है, जो कि ज़ाहिर है कि पब्लिक जब देखती है कि नाइंसाफ़ी हो रही है या रेप हुआ है, कत्ल हुआ है, तो वो एंगर तो जस्टिफाइड ही होता है। उसको उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, पब्लिक के साथ इंगेजमेंट, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट मीडिया की, और वो लोग जो इन चीज़ों को, इन मसाइल को समझते हैं बेहतर तौर पर, वो उनकी वो इंगेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। जी, तो असद जमाल साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू, हम जानते हैं कि हमें अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना है, हमें अपनी पुलिस को बेहतर करना है, और हम मुकदमात वो बनाएं जो फिर प्रॉपर ट्रायल स्टैंड भी कर सकें, लोगों को उस वक्त फुर्तियां दिखानी होती होती है। मसला सारा ये होता है। अच्छा, हम सेटिस्फाई भी हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि जी वापस और चॉइस भी क्या है? मुल्जिम पकड़ा गया, देखिए और अगर ट्रायल कोर्ट कहती है जी सजाए मौत, अभी हम पिछले हफ्ते ही हमने कवर किया, तो हमने कहा जी लगता है कि 1 साल के अंदर जो है नहीं, और क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है ना सर, इसलिए लगता है। देखो अदरवाइज ये आप जो पिछले हफ्ते की बात कर रहे थे, अयाज अमीर के बेटे वाला केस जिसने अपनी एहलिया को कत्ल किया था, हाँ, ये रूटीन का मामला होना चाहिए था। हमने इसका जिक्र ही क्यों किया? क्योंकि हमने कहा यार देखो बिल आखिर, अभी भी आगे जाते हुए मुझे नहीं कोई आइडिया कि क्या होगा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में था तो चलो सही है, ठीक है, आई मीन जो भी जहाँ से भी उसे सजा मिली अभी ट्रायल कोर्ट से। अब ये जो था ना, अब यार इसमें मतलब हम गलती से भी कह देते हैं ना सेक्स स्कैंडल, इट वाज नॉट अ सेक्स स्कैंडल यार, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एक्सटॉर्शन केस था, कॉल इट व्हाट इट इज, है ना, ये मैस रेप केस था यार। और कैसे इनका एक तरीका वारदात क्या था, वो एक बच्चे को लेते थे, उसको कभी कभी नशा दे के या कुछ पिला के उसको रेप करते थे, उसका वीडियो बनाते थे, फिर उसे चोरियां कराते थे। ये उनके लिए एक ज़रा आमदनी बन गया था, इट वाज अ बिजनेस, मल्टीप्लायर। हाँ, फिर वही क्लिप्स, और आपको पता है कि अब ये नो देहातों में बिलखसूस ये एक तो व्हाट्सएप पर लोग क्लिप्स बेचते हैं और दूसरा सिम्स पर लगा के, तो ये बाकायदा आप जाके कभी कभी मोबाइल की दुकान से आप भी खरीद सकते हैं, एंड इट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर उनसे ये उनको कहा जाता था कि या हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, वो जो तेरा जो दोस्त है ना उसको भी लाओ, इस तरह वो सब सही है। जरा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब लाहौर हाई कोर्ट का ये खबर आई कि तीनों मुल्जिमान बरी हो गए, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि यार यही होता है इन केसेस में, यही होता है, ठीक है ना, मेरा एक सिनिकल रिएक्शन था, क्योंकि ये होता है, हमने देखा है। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है असद जमाल का कि भाई अगर फॉर अ सेकंड आप जब देख लें कि अदालत में कोई भी सबूत जो है वो नहीं आ रहा, कोई चीज़ साबित नहीं हो रही है, सारा हेयरसे पे है, ट्रायल कोर्ट ने एक तरह का मिस ट्रायल किया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्योरली ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, तो फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि यार ये भी हो सकता है कि ये लोग जो है ये बेगुनाह हो और पुलिस ने फुर्तियां दिखाई हो उस वक्त जो है पब्लिक एंगर को टैकल करने के लिए किया। अच्छा, और ये कितनी खतरनाक बात है कि ये जो रिहा हुए हैं, अगर ये वाकई बेगुनाह हैं, तो जो असल मुजरिम हैं वो फिर रहे हैं, वो इस वक्त भी क्या कर रहे होंगे? यार देखो, असद साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जब हम पॉइंट ऑफ लॉ की बात करते हैं ना यार, तो मैंने वो केसेस भी दिए हैं जिसमें बंदे को उम्र कैद दी गई थी क्योंकि उसके फेसबुक पेज की एक फोटोकॉपी कोर्ट में पेश की गई थी और कोर्ट ने कहा कि सर बिल्कुल ये तो गुस्ताखे रसूल है। ठीक है, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें 2 भाइयों को उम्र सजाए मौत दी गई थी और कोर्ट ने फाइनली 20 साल बाद वो जाती है अदालत उज़्मा में या लाहौर हाई कोर्ट, मुझे याद नहीं है, और वो कहते हैं यार ये बेगुनाह है, इनको बरी करो, और पुलिस आके कहती है सर हमने तो 6 महीने पहले इनको फांसी दे दी। तो हम इस मुल्क में कौन सा पॉइंट और किस लॉ की बात करते हैं यार? कोई नहीं है, कोई लॉ ना ही है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अगर 1000 केसेस में से एक में इंसाफ मिले, जो हकीकत है। इसी नोट पे प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।